वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, इससे पहले मैंने दिया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये नवीनतम मॉडल पेपर को लेकर के है। 2024-25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और पेपर नंबर 1 का मॉडल पेपर आप लोग देख ही चुके हैं। पेपर 2 का मॉडल पेपर आपके लिए समक्ष मैं आज लेकर के आया हूँ। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। BA 6 सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से लेकर के 1945 तक के इतिहास के बारे में आपको सेकंड पेपर में देखना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसमें कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लगभग 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। पेपर 1 का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, पेपर 2 का ये मॉडल पेपर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन हुआ था। द रेवोल्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड कार्बोनरी वाज फॉर्म्ड इन, बताएं। तो कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संस्था का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1810 में। सबसे पहले कब हुआ था? 1810 में हुआ था। और मेजनी का नाम भी कार्बोनरी संस्था से जुड़ता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कार्बोनरी एक गुप्त संस्था हुआ करती थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और इटली में इसकी स्थापना होती, कहाँ पर होती भैया? इटली में इसकी स्थापना होती है। ओके, इटली का एक शहर है नेपल्स। नेपल्स शहर में कार्बोनरी नामक संस्था, जो कि एक गुप्त संस्था है, इसकी स्थापना होती है। ये बात इस चीज में ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मेजनी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली वाज फाउंडेड बाई मेजनी, गेरीबाल्डी या काबूर? मेजनी की अगर बात करें, मेजनी का नाम अगर आप लोग जानते होंगे तो इसने ही यंग इटली की स्थापना करी थी। किसने? मेजनी ने। बंदी जीवन से मुक्ति पाने के बाद मेजनी ने 1831 ईस्वी में इसने स्थापना करी थी किसकी? यंग इटली की। ध्यान रखिएगा। मेजनी की अगर बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था मेजनी का, वो 1805 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा शहर पड़ता है स्विट्जरलैंड में, वहीं पर इसका जन्म हुआ था, जिनेवा में। और जिनेवा में एक प्रकार से सार्डिनिया में स्थित है जिनेवा, वहीं जिनेवा में इसका जन्म हुआ था। और ये एक प्रकार से अगर बात करें तो बाल्यकाल में ही उसने अपने पिता से फ्रांसीसी क्रांति की कथाओं को सुना था। 1820 ईस्वी और 1830 ईस्वी के विद्रोहों की असफलता से स्पष्ट हो गया था कि गुप्त आंदोलन से सफलता नहीं मिल सकती है। मेजनी का विचार था कि खुला और जन समर्थन प्राप्त करके आंदोलन किया जाए, इससे इटली को सफलता एक प्रकार से हम दिला सकते हैं। ठीक है, और इसका नारा था कि ईश्वर और जनता, मतलब ईश्वर, इस संस्था का नारा क्या था यंग इटली का? ईश्वर और जनता। ठीक है, इसके प्रत्येक सदस्य को शपथ लेनी पड़ती थी कि वह गणतंत्रीय इटली के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता था। यद्यपि यंग इटली भी गुप्त संस्था ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब जन समर्थन इसको मिलता गया, जब लोगों ने इसको एक प्रकार से पसंद किया, लोग इसके साथ जुड़ने लगे, तो फिर इसके बाद में यह कार्यक्रम खुला मंच पर होने लगा। मेजनी ने नैतिक शक्ति के आदर्श पर इटली की स्वतंत्रता का आदर्श रखा और गणतंत्र का समर्थक था ये। ठीक है, मेजनी, तो ये मेजनी था। मेजनी को संयुक्त इटली का पैगंबर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इटली के विद्रोह की आत्मा भी मेजनी को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये मेजनी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में मुख्य बाधक था। द मेन जो है ऑब्स्टेकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोम का साम्राज्य या सर्बिया? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण में मुख्य बाधक क्या था इनमें से? इटली के एकीकरण में जो मुख्य बाधक था वो क्या था भाई? इटली के एकीकरण में जो मुख्य बाधक था वो था ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्या था? कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की अगर बात की है तो इटली में ऑस्ट्रिया की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली थी। लेम्बार्डी और बेनिसिया उसके साम्राज्य के भाग थे। परमा, टस्कनी, मोडेना के शासक ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंधित थे। इस तरीके से ऑस्ट्रिया जो था एक प्रकार से वो उसकी शक्ति मजबूत थी, और इटली के एकीकरण में बाधा जो सर्वाधिक उत्पन्न कर रहा था वो ऑस्ट्रिया ही उत्पन्न कर रहा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, काबूर प्रधानमंत्री था परमा का, टस्कनी का, सार्डिनिया का या नेपल्स का? तो जो ये था इसका क्या नाम है? क्या नाम है भैया? काबूर। काबूर की बात की जाए तो काबूर जो था ये कहाँ का था भाई? काबूर की बात की जाए तो ये, अच्छा, इटली का एकीकरण काबूर की कूटनीति के द्वारा संभव हो पाया है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसने इटली का सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
मतलब उसके व्यक्तित्व में मेजनी और गेरिबाल्डी के समान आकर्षण जरूर नहीं था, लेकिन उसने इटली की समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया और व्यवहारिक दृष्टि से उसका हल खोजा। वो था काबूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, काबूर की अगर बात की जाए तो प्रश्न क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री था। काबूर कहाँ का प्रधानमंत्री था? काबूर की अगर बात की जाए तो काबूर जो था ये प्रधानमंत्री कहाँ का था भाई? काबूर प्रधानमंत्री था सार्डिनिया का। कहाँ का था? सार्डिनिया का ये प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गेरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था? गेरिबाल्डीज कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज, बताएं इसका क्या योगदान था गेरिबाल्डी का? गेरिबाल्डी की अगर बात की है तो ये भी बड़ा फेमस व्यक्ति है और इटली के एकीकरण में इसका भी वैसा नाम है जैसा जो है मेजनी का नाम है। गेरिबाल्डी जो है ये इसका योगदान ये है कि उत्तरी इटली का एकीकरण काबूर की महान सफलता थी, लेकिन अभी भी दक्षिणी इटली जो था उसका दक्षिणी इटली का जो सिसिली राज्य था इटली में सम्मिलित नहीं हुआ था। काबूर का विचार था कि केवल कूटनीतिक उपायों के द्वारा इटली का एकीकरण संभव नहीं होता है। लुई नेपोलियन के जो है बिला फ्रेंका के विश्वासघात के बाद उसने कहा था कि उन्होंने मुझे कूटनीति के द्वारा उत्तर की ओर इटली का निर्माण नहीं करने दिया है, मैं इसका निर्माण दक्षिण की ओर क्रांति के द्वारा करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी नीति को परिवर्तित किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे मेजनी और गेरिबाल्डी की विद्रोहात्मक नीति को अपनाया काबूर ने भी। और गेरिबाल्डी जो है ये भी एक प्रकार से बड़ा जो है ये भी एक प्रकार से लाल कुर्ती दल के हिसाब से या लाल कुर्ती दल की स्थापना करता है और कई मामलों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गेरिबाल्डी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और गेरिबाल्डी जो है 11 मई 1860 ईस्वी को गेरिबाल्डी अपने स्वयं सेवकों के साथ मिलकर के सिसिली के तट पर उतर जाता है। फिर उसके बाद में जो है और भी तमाम प्रकार के काम इसके द्वारा किया गया। तो प्रश्न आपसे पूछा गया गेरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था? इसमें से जो योगदान था उसका ये था कि उसने नेपिल्स राज्य को जीता था। किस राज्य को भैया? उसने नेपिल्स राज्य को जीता था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो इटली का एकीकरण कब शुरू हुआ था? 1861 में शुरू हुआ था। 1861 में शुरू हुआ था, 1870 में एक प्रकार से संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1870 कहीं कहीं पर मिलेगा, कहीं कहीं पर 71 मिलेगा, लेकिन 70 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का प्रमुख नेता कौन था? द हेड ऑफ द रेड शर्ट टीम वाज, बताएं लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल कुर्ती दल का नेता भी कौन था? गेरिबाल्डी था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण का एक प्रकार से जो है का आरंभिक श्रेय किसको या किसे दिया जा सकता है? हु इज गिवन द जो है इनिशियल क्रेडिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी? तो किसको दे सकते हैं? बिस्मार्क, गेरिबाल्डी, काबूर या फिर नेपोलियन बोनापार्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसका जो है एक प्रकार से जो एकीकरण का जो आरंभिक श्रेय है वो किसको देंगे? नेपोलियन बोनापार्ट को देंगे, क्योंकि गेरिबाल्डी और काबूर जो है ये इटली के एकीकरण से रिलेटेड हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया है और नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव इन तीनों पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है विलियम प्रथम प्रसा का शासक कब बना? व्हेन डिड विलियम फर्स्ट बिकम द रूरल ऑफ पर्सिया? बताएं, या प्रसा, बताएं प्रसा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विलियम प्रथम प्रसा का शासक कब बना भैया? तो विलियम प्रथम जो था ये प्रसा का शासक कब बना था? ये प्रसा का शासक बना था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है लक्त और लौह की नीति का प्रवर्तक कौन था? हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्लेड एंड आयरन? तो ये कौन था भाई? बिस्मार्क था। ओटो वान बिस्मार्क इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये जो है बिस्मार्क ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, गेस्टाइन का समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गेस्टाइन का समझौता हुआ था। किन देशों के बीच में हुआ था जो है ट्रीटी ऑफ गेस्टाइन? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किन देशों के बीच में हुआ था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताने का प्रयास करेंगे। गेस्टाइन का जो समझौता है ये किन देशों के बीच में हुआ है? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था ये समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया प्रसा के मध्य युद्ध कितने दिन तक चला? हाउ लॉन्ग डिड द वार बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया लास्ट, मतलब बताइए युद्ध कब तक चला था इस दोनों में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के मध्य युद्ध जो था 14 अगस्त 1855 को संपन्न हुआ था। गेस्टाइन समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय मानी जाती है ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध जो है ये 16 जून से 3 जुलाई 1866 के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना पूर्ण रूप से पराजित होती है। ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध इतिहास में 7 सप्ताह युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। किसके नाम से? 7 सप्ताह युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो 7 सप्ताह युद्ध इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। बिस्मार्क वाज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ पर्सिया, कब नियुक्त किया गया था? प्रसा, बताएं कब नियुक्त किया गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो नियुक्त किया गया था कब? बिल्कुल 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया प्रसा के मध्य प्राग की संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ प्राग साइंड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रसा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। बताइएगा, ऑस्ट्रिया प्रसा के मध्य प्राग की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? ये संधि जो हुई थी भैया ये कब हुई थी? ये संधि हुई थी 23 अगस्त 1866 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में आ सकता है, सेडोवा के युद्ध 1866 में हुआ था, उसमें किस देश को हार का सामना करना पड़ा था? विच कंट्री हैड टू फेस डिफीट इन द बैटल ऑफ जो है सेडोवा? 1866 में जो युद्ध हुआ था ये, इसमें कौन सा देश हारा था सेडोवा के युद्ध में? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सेडोवा के युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। सेडोवा का युद्ध जो हुआ था ये, इसमें पराजित कौन हुआ था? सेडोवा के युद्ध की अगर बात करें, सेडोवा के युद्ध जो 1866 में हुआ था, इसमें पराजित जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था भैया? ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेडान के युद्ध 1870 में जो हुआ था, सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, सेडान का युद्ध कब लड़ा गया? 1870 में लड़ा गया। किस देश की हार हुई थी इसमें? व्हिच कंट्री वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेडान 1870? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें, किसकी हार हुई थी इसमें भैया? इसमें हार हुई थी फ्रांस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसकी हार हुई थी? इसमें फ्रांस की हार हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताएं। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट टेक प्लेस? किस स्थान पर हुई थी, कब हुई थी, ये बताएं। तो ये कब हुई थी भैया? ये संधि जो हुई थी 10 मई 1871 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1871, 10 मई 1871 को हुई थी। ठीक है, और किस किस देश के बीच में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? तो 1870 ईस्वी में ये संधि, मतलब 1871 ईस्वी में 10 मई को हुई थी। फ्रांस और प्रसा का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसकी फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हस्तक्षेप करने के सिद्धांत की घोषणा किस सम्मेलन में हुई? इन व्हिच कॉन्फ्रेंस वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंटेशन अनाउंसल? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हस्तक्षेप करने की जो सिद्धांत है उसकी घोषणा कब हुई थी? हस्तक्षेप करने का जो सिद्धांत है इसकी घोषणा फटाफट से आप बताएंगे कब हुई थी भाई? तो इसकी घोषणा हुई थी ट्रोपो कांग्रेस में। ठीक है, एक्स ला सापे, मतलब कि एक्स ला सापेल की संधि, ये भी एक संधि हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक्स ला सेपेल की जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन 1818 ईस्वी में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें और भी चीज़ों की, ट्रोपो कांग्रेस जो है, ट्रोपो कांग्रेस की अगर बात करें तो ये जो है ट्रोपो कांग्रेस हस्तक्षेप करने के सिद्धांत की घोषणा इसी सम्मेलन में हुई थी, ट्रोपो कांग्रेस में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बताइएगा।
यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इंग्लैंड इससे पृथक हो गया था इसलिए, या रूस द्वारा असहयोग या असहयोग करना, या हस्तक्षेप की मतलब हस्तक्षेप की नीति अपनाना, या पुर्तगाली उपनिवेशों की समस्या। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था जो थी वो असफल क्यों हुई, इसका क्या कारण था मुख्य? इसका कारण था भैया, इंग्लैंड इससे पृथक हो गया था यूरोप से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? बताएं। मेटरनिक की अगर बात करें तो किस देश का चांसलर था? मेटरनिक वाज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल आप सभी करेक्ट आंसर आ रहा है ऑस्ट्रिया। फ्रांस मतलब ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर था कौन? मेटरनिक। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। मेटरनिक के बारे में आप लोग जानते होंगे। मेटरनिक के बारे में जो भी आप जानते हैं कमेंट करके बताएं फटाफट से। मेटरनिक कौन था? ठीक है, बताइएगा। बताइएगा सभी लोग। मेटरनिक के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। मेटरनिक ने ही कहा था कि मैं इससे अच्छी कांग्रेस नहीं देखा। किससे अच्छी? जो एक प्रकार से जो आपका जो ये कांग्रेस है, क्या बोलते हैं इसको, वियना कांग्रेस, इससे अच्छी कांग्रेस नहीं देखा, उसने ही कहा था। मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, एक्स ला सापेल कांग्रेस में भी इसका योगदान रहा है। एक जो है की सिंगर नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि मेटरनिक की कूटनीतिक चातुर्य की यह चरम सीमा थी। ठीक है, तो मेटरनिक जो है एक प्रकार से अच्छा, ट्रूपो कांग्रेस में भी एक प्रकार से इसका नाम आता है। आगे देखेंगे। तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा देश 1815 की जो वियना कांग्रेस हुआ था इसका हिस्सा कौन सा देश नहीं था इनमें से? तो इनमें से जो ऑस्ट्रिया है वो इसका हिस्सा नहीं था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्मुखी संधि में कौन शामिल नहीं है? हु वाज द नॉट इंक्लूडेड द क्वाड्रेपल अलायंस? बताएं, चतुर्मुखी जो संधि हुई है इस संधि में कौन शामिल नहीं था? चतुर्मुखी जो संधि है इसमें शामिल कौन नहीं था? इसमें यूएसए शामिल नहीं हुआ था, बाकी पर्सिया और रूस और ऑस्ट्रिया तीनों शामिल हैं। वियना कांग्रेस कब हुई? बताएं। व्हेन डिड द कांग्रेस ऑफ वियना टेक प्लेस? बताएं, वियना कांग्रेस कब हुई? वियना कांग्रेस जो हुई है ये 1814 से 1815 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों के द्वारा लिए गए तत्काल निर्णय के समय नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ थे? बताइएगा। वियना कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों के द्वारा लिए गए तत्काल निर्णय के समय नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ थे? एल्बा द्वीप पर, वियना में, या फिर सेंट हेलेना द्वीप पर, या पेरिस में? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? एल्बा द्वीप पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सामोंट की संधि कब की गई? बताइएगा। सामोंट की संधि कब की गई? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सामोंट साइंड? बताएं, सामोंट की संधि कब की गई? बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। सामोंट की जो संधि की गई है ये 9 मार्च 1814 ईस्वी में की गई है। 9 मार्च 1814 इज राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाटरलू का युद्ध जो हुआ था जून महीने 1815 में, उसमें नेपोलियन को बंदी बना करके किस द्वीप पर भेजा गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। एल्बा द्वीप, सेंट हेलेना, फॉकलैंड द्वीप, या फियाल द्वीप? बताएंगे। वाटरलू के युद्ध में जो कि जून 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध, उसमें नेपोलियन को बंदी बना करके किस द्वीप पर भेजा गया था? नेपोलियन को बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चतुर्मुखी संधि का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चतुर्मुखी संधि का पहला मतलब जो सम्मेलन है वो आयोजित कहाँ पर किया गया था? वो आयोजित किया गया था भैया कहाँ पर? एक्स ला चैपेल या एक्स ला सैपेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है ये सब, परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, युवराज फर्डिनेंट किस देश का निवासी था? युवराज फर्डिनेंट किस देश का निवासी था?
बताएं। प्रिंस फर्डिनेंट वाज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सर्बिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड या जर्मनी? बताएं। तो ये जो युवराज फर्डिनेंट है किस देश का निवासी था? ये किस देश का निवासी था भैया? ये था आपका ऑस्ट्रिया का निवासी था फर्डिनेंट। ठीक, कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का निवासी था फर्डिनेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या किसने की थी? बताएं। हु किल्ड प्रिंस फर्डिनेंट? किसने करी थी? तो इसकी हत्या कर दी थी किसने? गैब्रियो प्रिंसिप ने। किसने की थी? गयो रिलो प्रिंसिप ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? इसकी हत्या कर दी थी ऑस्ट्रिया के मतलब कि राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या कर दी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ओके। और आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था ये यही था कि ऑस्ट्रिया का जो युवराज था फर्डिनेंट आर्क ड्यूक उनका नाम था। आर्क ड्यूक फर्डिनेंट उनका पूरा नाम था। उनकी पत्नी का नाम था सोफी की बोस्निया, मतलब कि उनकी पत्नी थी सोफी। उनकी बोस्निया की राजधानी सेराजो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। ठीक है। सेराजो में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था ब्लैक हैंड के सदस्य गैब्रिलो प्रिंसिप ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। और इस हत्याकांड के बाद आप देखेंगे 28 जुलाई 1914 ईस्वी की डेट है। ये डेट बड़ी फेमस रहेगी विश्व इतिहास में। 1914 28 जुलाई ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से आपकी हो जाती है। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने सर्बिया और रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हो जाती है। जर्मनी ने फिर 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद में बेल्जियम पर जर्मन आक्रमण से जो क्रुद्ध ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने इंग्लैंड को 4 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए विवश कर दिया और इस प्रकार इंग्लैंड भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा जो है धीरे धीरे करके पूरा जो यूरोप है वो युद्ध के आग में झुलस जाता है और दो गुट बट जाते हैं इसमें। पहला गुट जो था वो मित्र राष्ट्रों का गुट था। मित्र राष्ट्रों के गुट में अगर बात करें, मित्र राष्ट्र जो थे उनमें खास करके शामिल था इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड शामिल था। रूस था, हाँ इंग्लैंड रूस। इसके अलावा फ्रांस भी इसी में शामिल था और बाद में आपका अमेरिका भी शामिल इसी में हो जाता है मित्र राष्ट्रों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब देश जो थे मित्र राष्ट्र में थे। और दूसरा जो राष्ट्र था वो थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र जिसको केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियों के नाम से भी जानते हैं। इसमें शामिल थे खास करके जर्मनी। ठीक है, जर्मनी शामिल था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया शामिल था। ऑस्ट्रिया शामिल था। इसके अलावा हंगरी शामिल था। ठीक है, हंगरी शामिल था और तुर्की भी इसी में शामिल था धुरी राष्ट्रों में। इसके अलावा बुल्गारिया भी जो है इसमें शामिल था, बुल्गारिया। ठीक है, और एक और राज्य था इटली। ठीक है, तो ये सभी देश जो थे ये धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ थे। और मित्र राष्ट्रों में आपका फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड बड़े बड़े शासक जो मतलब जो देश हैं वो शामिल थे। इस तरीके से आप देखते हैं ये युद्ध शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये यही फर्डिनेंट की हत्या से ही एक प्रकार से शुरुआत हुई। तत्कालीन कारण जो है राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या जो है गैव्रिलो प्रिंसिप के द्वारा किया गया और वहीं से आप देखते हैं 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के सर्बिया के विरुद्ध जो ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया के चूंकि राजकुमार थे ये जो है फर्डिनेंट। ठीक है, आर्कड्यूक फर्डिनेंट। तो इसी युद्ध के बाद मतलब किसी हत्याकांड के बाद में ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, जर्मनी ने 1914 ईस्वी को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वो कब कर दी थी, किस डेट को करी थी जर्मनी ने? तो जर्मनी ने कब करी थी भैया? जर्मनी ने करी थी 3 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न, इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? फटाफट से आप बताएंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंग्लैंड जो है जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इंग्लैंड जो है जर्मनी के खिलाफ शामिल हुआ था 4 अगस्त 1914 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त क्रांतिकारी संस्था ने ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंट की हत्या की योजना बनाई थी? ये बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से और मैंने अभी अभी आपको बताया था ये संस्था जो थी गुप्त संस्था, ये थी ब्लैक हैंड नाम की संस्था। ठीक है, और जिसको अंजाम दिया था किसने? जिसको अंजाम दिया था गैव्रिलो प्रिंसिप ने। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? व्हेन डिड ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वार अगेंस्ट सर्बिया? तो ऑस्ट्रिया ने युद्ध की जो घोषणा करी थी वो कब करी थी? वो एक प्रकार से कब करी थी भैया? 28 जुलाई 1914, ये डेट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश लिया? व्हेन डिड द यूनाइटेड स्टेट्स इंटर वर्ल्ड वार? बताएं। अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश लिया? तो उसने प्रवेश कब लिया? 6 अप्रैल 1917 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? हु वाज द फादर ऑफ द सिस्टम ऑफ सेक्रेट ट्रीटी? बताएं, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक। फटाफट से आप बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। गुप्त प्रश्न क्या है? गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? इसका जनक था बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जर्मनी ने यू बोट अभियान के तहत अंग्रेजी जहाज लुसिटानिया को कब डुबो दिया? बढ़िया प्रश्न है। जर्मनी ने प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जर्मनी ने यू बोट अभियान के तहत अंग्रेजी जहाज लुसिटानिया को कब डुबो दिया था? कब डुबो दिया था भैया? ये डुबो दिया था 7 मई 1915 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ओके। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आसानी से पढ़ते रहिए। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न है, वर्साय की संधि को आरोपित संधि किसने कहा? हु कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साय डेडिकेटेड ट्रीटी? बताएं। डिक्टेटेड ट्रीटी, बताएं। वर्साय की संधि को आरोपित संधि किसने कहा? तो वर्साय की संधि को आरोपित संधि जो कहा है वो किसने कहा है? ई एच कॉर ने कहा। किसने कहा? ई एच कॉर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अच्छा, वर्साय की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी भाई? वर्साय की संधि जो हुई थी कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वर्साय की जो संधि हुई थी 28 जून 1919 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी। इसके अलावा और तमाम प्रकार की संधियाँ हुई थी। 10 सितंबर को एक संधि हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ, सेंट जर्मन की संधि हुई थी, सेंट जर्मेन की संधि हुई थी। 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि हुई। 4 जून 1920 को हंगरी के साथ ट्रियानन की संधि हुई। 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ स्रेवेस की संधि हुई। 24 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ स्रेवेस की संधि को रद्द करते हुए एक नई उदार संधि लासेन की संधि मित्र राष्ट्रों ने संपन्न की, और इस तरीके से आप देखते हैं ये संधि हुई। वैसे वर्साय की संधि में कुल 15 भाग, 440 अनुच्छेद और 80,000 से अधिक शब्द थे। इसे अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में तैयार किया गया था, ओके। 20 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी की सीडमेन सरकार ने वर्साय की संधि को अस्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद में आप देखते हैं फ्रेंच सेनापति जनरल फॉच ने कहा था कि वर्साय की संधि 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम था। 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 14 सूत्रीय योजना भी प्रस्तुत करी थी। और ये जो संधियाँ हुई हैं, जितनी संधियों के नाम मैंने बताए, ये सब पेरिस की संधि, मतलब ये सब संधियाँ जो हुई हैं ये जो है ये संधि किस में हुई हैं? पेरिस शांति सम्मेलन में हुई हैं। पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था क्लीमेंसो की बात करें तो क्लीमेंसो, उसका पूरा नाम था बेंजामिन क्लीमेंसो। बेंजामिन क्लीमेंसो जो था फ्रांस का प्रधानमंत्री था। और इसके अलावा 3 और बड़े लोग इसमें शामिल थे पेरिस शांति सम्मेलन में 1919 में जो हुआ था। इसमें आपको बता दूं बेंजामिन क्लीमेंसो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, जो कि अध्यक्ष चुने गए सर्वसम्मति से। और इसके बाद में वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, शामिल हुए थे इसमें। लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो भी शामिल हुए थे। और ओरलैंडो इटली के प्रधानमंत्री थे, वो भी शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। और क्लीमेंसो को, या क्लीमेंसो जो था, बेंजामिन क्लीमेंसो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे, उनको फ्रांस का बाघ भी कहा जाता है। टाइगर ऑफ फ्रांस किसको कहते हैं? बेंजामिन क्लीमेंसो को टाइगर ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सब वर्साय की संधि और पेरिस की संधि से या पेरिस सम्मेलन से रिलेटेड है। देखिए अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 1919 को सेंट जर्मन की संधि किसके साथ की गई थी? बताएं। सेंट जर्मन की जो संधि की गई थी ये 10 सितंबर 1919 को की गई थी। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 10 अगस्त 1920 को स्रेवेस की संधि किस देश के साथ की गई थी? स्रेवेस की संधि जो की गई थी वो स्रेवेस की संधि की गई थी तुर्की के साथ। 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की गई थी? सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, ध्यान रखिएगा। जर्मनी के साथ पेरिस की संधि की गई थी, ओके ठीक, सॉरी, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी 28 जून 1919 को, ओके। और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई थी, किसकी, कौन सी संधि? न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ट्रियानन की संधि 4 जून 1920 को हुई थी। आपसे पूछेगा ट्रियानन की संधि कब हुई थी, तो आप बताएंगे कब हुई थी? 4 जून 1920 को हुई थी। किस देश के साथ हुई थी ट्रियानन की संधि? बताएंगे। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ट्रियानन की जो संधि है, ट्रियानन की संधि 4 जून 1920 को किस देश के साथ हुई थी? तो ये देश कौन सा है? बिल्कुल हंगरी के साथ हुई थी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को हुई थी, किसके साथ हुई थी? न्यूली की संधि जो हुई थी किसके साथ हुई थी भैया? न्यूली की संधि जो हुई थी, ये हुई थी बुल्गारिया के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूली की संधि किसके साथ हुई थी भैया? बुल्गारिया के साथ हुई थी 27 नवंबर 1919 को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 24 जुलाई 1923 को लासेन की संधि किस देश के साथ हुई थी? बताएं। लासेन की संधि 24 जुलाई 1923 को हुई थी, किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी भैया किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। शांति संधि के आधार के लिए 14 सूत्रीय योजना किसने पेश की थी? तो शांति संधि के लिए 14 सूत्रीय जो योजना प्रस्तुत करी थी, वो किसने करी थी? वो करी थी किसने भैया? वुड्रो विल्सन ने करी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंसो, ये फ्रांस का बाग कहा जाता है इसको, फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, किस संधि को रद्द करके बाद में नई संधि की गई थी? बताएं। तो किस संधि को रद्द करके बाद में फिर से संधि की गई थी? तो लासेन की संधि को रद्द करके फिर बाद में संधि की गई थी। लासेन की संधि जो है, ये एक प्रकार से इसको रद्द कर दिया गया था, फिर उसके अंदर फिर संधि की गई थी। लासेन की संधि वैसे तुर्की के साथ जो सुरेश की संधि हुई थी, उसी को रद्द किया गया था, और उसके बाद में एक जो है लासेन की संधि की गई थी, मित्र राष्ट्रों ने संपन्न की थी इसी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न भी कुछ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देखेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। और इससे बाहर आपका कोई प्रश्न आएगा नहीं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को 3-4 बार आप देख लीजिएगा, जो बीच बीच में मैं बातें बताता हूँ इसको भी सुनते रहिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है, ओके। अच्छा, एक प्रश्न है आपका, लीग टू एनफोर्स पीस की स्थापना किसने की थी? मतलब कब की गई थी? 1915 में की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखें, राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण क्या था? फटाफट से आप बताएंगे। राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, बड़े राष्ट्रों ने इसका सहयोग नहीं दिया। बिग नेशन डिड नॉट सपोर्ट इट। इसीलिए जो है क्या हुआ, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन? क्योंकि बड़े राष्ट्रों ने इसका सहयोग नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार था? व्हिच अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडिया ऑफ द लीग ऑफ नेशन? बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार था? फटाफट से आप बताएंगे, तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार था भैया? वुड्रो विल्सन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी? द लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड बाई व्हाट ट्रीटी? बताएं। राष्ट्रसंघ की स्थापना जो की गई थी, वो किस संधि के द्वारा की गई थी? वो की गई थी भैया वर्साय की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? वर्साय की संधि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? वेयर वाज द परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन का जो अस्थायी मुख्यालय था, वो कहाँ पर बनाया गया था? वो बनाया गया था कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा देश राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुआ? व्हिच कंट्री डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन? तो जो है संयुक्त राष्ट्र मतलब कि राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन में कौन सा देश इनमें से शामिल नहीं हुआ था? तो इनमें से जो अमेरिका है वो शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए बड़े राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला और इसीलिए ये उतना ज़्यादा सफल ना हो सका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसिद्ध 14 सूत्रीय शांति योजना किसने प्रस्तुत करी थी? हु प्रेजेंटेड द फेमस 14 पॉइंट पीस प्लान? किसने किया था? बताएं। प्रसिद्ध 14 सूत्रीय शांति योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अभी भी मैंने बताया था, वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रसंघ का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द
लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड, बताएं। राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था भैया? ये हुआ था 10 जनवरी 1920 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, 10 जनवरी 1920। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए गठित किया गया था ताकि दोबारा युद्ध ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन कहाँ का निवासी था या कहाँ के निवासी थे? वेयर वाज प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन रेसिडेंट ऑफ? तो ये यूएसए के निवासी थे। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, राष्ट्र संघ का सम्मेलन एक वर्ष में कब आयोजित होता है? व्हेन वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लीग ऑफ नेशन हेल्ड इन अ ईयर? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर साप्ताहिक? राष्ट्र संघ का सम्मेलन एक वर्ष में कब आयोजित होता था भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये आयोजित होता था कब? एक बार, एक साल में एक बार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। अच्छा, राष्ट्र संघ की संविदा में कितनी धाराएं थी? यानी हाउ मेनी क्लाउजेज वर दियर इन द कॉवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन? राष्ट्र संघ की संविदा में कितनी धाराएं थी भैया? कितनी धाराएं थी इसमें? तो इसमें 26 धाराएं थी। अच्छा, राष्ट्र संघ को यानी लीग ऑफ नेशन को कब भंग किया गया था? लीग ऑफ नेशन को 1946 में भंग किया गया था। जब 1946 में आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसमें फिर एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूएनओ की स्थापना होती है। फिर उसमें इस समय ये भंग कर दिया जाता है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह बचता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 में, 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे राष्ट्र संघ की अंतिम बैठक 1946 में होती है और वहीं पर इसके बाद में इसको भंग कर दिया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अच्छा, राष्ट्र संघ में 3 अंग शामिल थे, एक साधारण सभा, एक परिषद और एक सचिवालय हुआ करती थी। साधारण सभा का एक साल में एक अधिवेशन होता था, खास करके सितंबर, जनवरी या मई के महीने में हुआ करता था। परिषद के 4 अस्थायी सदस्य थे, एक ब्रिटेन, फ्रांस और इटली और जापान, ये 4 सदस्य थे। ठीक है, अमेरिका शुरू से ही राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ था और यही कारण है कि ये एक प्रकार से उतना शक्तिशाली नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया और मॉडल पेपर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो ये आपका लगभग 50-60 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको समझा करके, अच्छा, इन्हीं 50-60 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो आप ये लगभग आधा सिलेबस से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्र संघ संगठन उपलब्धियां और असफलताएं तक मैंने समझ लिया, 6 चैप्टर तक। इसके बाद में अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम 7वां चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें से सभी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्नों को समझ लिया होगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से 1945 के बीच उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने चर्चा कर लिया। लिखा केवल यहाँ पर 50 है लेकिन प्रश्न बहुत है। उसके बारे में मैंने जो चर्चा करी है उसमें जो बीच बीच में चीज़ें बताई हैं उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको यहीं पर बता दूं कि जो मैंने चैप्टर से चर्चा करा, पहले तो इटली के एकीकरण से बनने वाले प्रश्नों को मैंने बता दिया आपको पहले चैप्टर से। फिर इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर आपका था वो था जर्मनी का एकीकरण, उससे बनने वाले प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया। तीसरा था आपका चैप्टर वियना कांग्रेस और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, वहाँ से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा कर लिया। चौथा आपका चैप्टर था प्रथम विश्व युद्ध के लिए अग्रणी कारण, उससे बनने वाले प्रश्नों को मैंने चर्चा कर लिया। पांचवा चैप्टर आपका था पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि, उससे बनने वाले प्रश्नों को मैंने चर्चा कर लिया। इसके अलावा छठवां आपका था चैप्टर था पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की मतलब छठवां था राष्ट्र संघ संगठन उपलब्धियां और असफलताएं, उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। तो इस तरीके से ये 6 चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को मैंने चर्चा कर लिया आज के वीडियो के माध्यम से। बाकी जो आपके अगले जो 6 चैप्टर्स हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 में चर्चा करेंगे, जिसमें हम 7वें चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। रूस में साम्यवाद का उदय और जो रूस की क्रांति है बोल्शेविक क्रांति, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा 8वें चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 8वें चैप्टर में आपको इटली में तानाशाही का जो उदय होता है और उसमें मुसोलिनी की क्या भूमिका है उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा 9वें चैप्टर से जर्मनी में तानाशाही का उदय और हिटलर के बारे में जानेंगे, तो उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 10वें चैप्टर में आपको बता दूं कि वैश्विक मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका, आर्थिक मंदी और FD रूजवेल्ट की जो न्यू डील नीति है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा।
इसके बाद में 11वें चैप्टर में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के जो अग्रणी कारण रहे हैं, वहाँ से बनने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगा। इसके बाद में जो 12वां चैप्टर होगा और लास्ट चैप्टर होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं चर्चा करूँगा और विस्तार से जानने का प्रयास करूँगा। इस तरीके से जो लास्ट के आपके 6 चैप्टर हैं वो बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो होगा लगभग समाप्त हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी एक प्रकार से 2 मॉडल पेपर आप देख लेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको आपका जो तैयार हो जाएगा। बाकी मॉडल पेपर और मैं देता रहूँगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।